नमस्कार मित्रों, इन दिनों में श्राद्धों के दिन दस्तक दे रहे हैं और दस्तक देने के साथ साथ कहा यही जाता है कि हमारे जितने भी पितर हैं वो धरती पर उतर आते हैं और उसके बाद वो आपकी स्थिति को देखते हैं और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारे संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो ये निश्चित रूप से रेवाड़ी के नज़दीक एक गुड़ियानी गांव है, उसके बीच में एक हवेली है, ध्वस्त होती हुई हवेली। अब वहाँ कबूतरों का बसेरा है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन उसी जगह पर एक हरियाणा की नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे देश की जो हिंदी पत्रकारिता है उसका एक उन्नायक, एक महानायक, उसकी आत्मा इन दिनों में, श्राद्धों के दिनों में उस हवेली के आसपास ज़रूर घूमेगी, ज़रूर चक्कर काटेगी और बहुत सारे सवाल लिए आएगी जिनका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। मित्रों, ये एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो व्यक्तित्व अपने सही अस्तित्व में एक पत्रकार के रूप में एक गांव से प्रस्फुटित होता है। छोटा सा गांव गुड़ियानी, जो सिर्फ़ अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था, और उस गांव से निकलता है एक मैट्रिकुलेट बालक, मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अध्ययन, इतना स्वाध्याय और इतना अध्ययन किया हुआ है कि उसके बूते पर वो किसी भी बात पर अड़ सकता है भाषा के विषय में। प्रतिभा के बल पर कुछ लेख इधर उधर छपते हैं उसके। तो हमारे यहाँ देश में ना एक ऐसी शख्सियत भी हुई, एक ऐसा व्यक्तित्व भी हुआ है, उसको जहाँ कहीं प्रतिभा मिल जाती थी उस प्रतिभा को वहाँ से उठा लेता था और कहीं सही स्थान पर जाकर रोक पाता था। और ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। बड़े अलग किस्म के शख्सियत, बड़े अलग किस्म के व्यक्ति, और उनकी दृष्टि में सिर्फ़ एक ही बात होती थी कि प्रतिभा जहाँ पर भी है वो मरनी नहीं चाहिए। प्रतिभा का प्रस्फुटन जहाँ पर हुआ है उसको अगर कहीं बेहतर जगह पर रोपा जा सकता हो तो वो रोपना चाहिए। जब उन्होंने कुछ लेख देखे, उनको लगा कि इस बालक में, इस युवा में, इस जो जवान धीरे धीरे हो रहा है, इसमें बड़ा दम है, तो इसको तो अवसर मिलना चाहिए। अगर ये गांव के बीच में ही, घोड़ों के बीच में ही घूमता रहा तो ये तो प्रतिभा हमसे छिन जाएगी। तो उन्होंने देखा, उससे बातचीत की। बातचीत के बाद जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए बातचीत के बाद, तो उसके बाद नज़दीक ही उत्तर प्रदेश में एक स्टेट है काला कांकर, वहाँ ले गए। और काला कांकर के नरेश को भी आगे ऐसा ही खपत था कि वो पत्रकारिता भी करते थे, लिखने पढ़ने का भी शौक़ था, और एक हिंदुस्तान के नाम से, जो आज का हिंदुस्तान है ये वो हिंदुस्तान नहीं था, ये अलग था। तो हिंदुस्तान के नाम से एक दैनिक पत्र भी निकालते थे। काला कांकर के नरेश से, राज दरबार से, राजवंश से थे, लेकिन शौक़ है, अब राजवंश में भी शौक़ हो सकता है। और मालवीय जी ने इस युवक को, गुड़ियानी गांव के एक युवक को वहाँ पर काला कांकर नरेश के सामने प्रस्तुत किया कि अगर तुम्हें वाकई शब्द ऋषि चाहिए, कोई पल्लवित होने वाला, कोई उभरता हुआ शब्द ऋषि चाहिए, तो इसको रख लो, बड़े काम आएगा। और काला कांकर के नरेश ने भी उसकी थोड़ी सी परीक्षाएं ली, उसके 2-4 सवाल पूछे और बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो वाकई प्रतिभाशाली युवक है। उन्होंने उसको अखबार में नौकरी दे दी और कुछ दिनों के बाद जब प्रतिभा ज़्यादा दिखाई दी तो उन्होंने उसको संपादक भी बना दिया। अब संपादक के पद पर पहुंचने के बाद मित्रों, सही प्रतिभा जो है सामने संपादकीय लेखों के रूप में आती है, और जब वो संपादकीय लेखों के रूप में उसकी भाषा का एक प्रभा मंडल, एक ऑरा क्रिएट होने लगा, तो उसकी धूम जो है वो दूर दूर तक फैली। और मालवीय जी को भी पता चला कि ये तो वाकई बहुत बढ़िया आगे चमकता हुआ सितारा निकला, मेरी खोज गलत नहीं थी। वहाँ से लाहौर भी उन दिनों पत्रिकाओं का गढ़ था। और सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है जिस पर अभी भी शोध बकाया है कि एक मैट्रिक पास गुड़ियानी, जो कि एक ऐसा भी क्षेत्र नहीं है जहां बहुभाषी लोग रहते हों, वही बच्चा उर्दू में भी अच्छी कमांड रखता है और वहाँ से एक उर्दू के समाचार पत्र में भी संपादक बन जाता है, कोहिनूर के नाम से।
और उसके बाद वहाँ से जब लगता है कि ज़िंदगी और ज़्यादा कुछ करने के लिए है तो वहाँ से कलकत्ता वाले आके ले जाते हैं। कलकत्ता में भारत मित्र और बंगबंधु ये दो समाचार पत्र निकलते हैं और भारत मित्र अपने समय का बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र था। संपादक के रूप में इनको रख लिया गया और संपादक के रूप में रखा गया तो सिर्फ संपादन के तक ही सीमित नहीं रहे श्रीमान जी। प्रतिभा बड़ी अनूठी थी जिसका मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हमने सिर्फ एक परंपरागत रूप से उनका जीवन परिचय दे दिया, बाकी कुछ नहीं देखा। और परंपरा ऐसी अनूठी थी मित्रों कि उन दिनों में एक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करना और संपादन में वहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज से शब्दों के मामले में, शब्दों के निर्माण के मामले में, शब्दों के प्रयोग के मामले में बहस पर उतारू हो जाना और लगभग हर बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मुख से ये कहलवा देना कि नहीं भाई मैं गलत हूँ, ये युवक ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन उन दिनों बड़े लोग थे, कद्दावर लोग थे, मान भी जाते थे चाहे वो वरिष्ठ हो। जहाँ भूल हुई है वहाँ बच्चों को प्रोत्साहन, युवाओं को प्रोत्साहन देते थे भरपूर। और इनकी स्थिति ये हुई कि ये सिर्फ संपादन तक नहीं सीमित रहे, इन्होंने अनुवाद भी शुरू कर दिए। वहाँ रह के जल्दी ये बांग्ला भाषा भी सीख चुके थे और बांग्ला से जो मौलिक रचनाएँ थी उनका हिंदी में अनुवाद और हिंदी से सीधा बांग्ला में अनुवाद। और अनुवाद के काम इसलिए करते थे कि 4 पैसे भी अच्छे आएंगे और मैं यहाँ पर आराम से रह सकूँगा। लेकिन मित्रों ये जो बहुमुखी प्रतिभाएं होती हैं जिनका प्रस्फुटन अलग अलग दिशाओं में होता है, कभी संपादन में, कभी लेखन में, कभी किसी और विधा में, उनका शरीर ज़्यादा देर चल नहीं पाता। और इनकी संकट की आप ये देखिए स्थिति कि जो लिखते थे, एक स्तंभ इनका था शिव शंभू के चिट्ठे, और उस स्तंभ में जो कुछ लिखा जाता था उसमें बहुत सारे सवाल सत्ता तंत्र से किए जाते थे, उस सत्ता तंत्र से जो कि विदेशी था। विदेशी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ वहाँ बैठकर ये आदमी शब्दों के माध्यम से कलम की एक क्रांति लाने का एक प्रादुर्भाव कर रहा था और उसमें ये काफ़ी उत्तेजक भी हो जाते थे बहुत ज़्यादा। दिलचस्प बात यह है कि मान्यता यहाँ तक पहुँच चुकी थी, लोकप्रियता यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने अपने विशेष फोर्ट विलियम से विशेष कुछ अनुवादक नियुक्त किए कि ये अनुवादक हर रोज़ इसके इस स्तंभ, इस कॉलम का अनुवाद अंग्रेज़ी में करके मेरे पास भेजे। कर्जन देखना चाहता था कि कितनी का आग लगा सकता है और कर्जन खुद बड़ा हैरान था, परेशान भी था। उसने बहुत सारी टिप्पणियाँ फाइलों में दर्ज हैं कि ये व्यक्ति कैसा है और कैसे ये लिख जाता है, इसको कोई डर ही नहीं लगता, कोई भय नहीं है। लेकिन कर्जन में कुछ एक अच्छाइयाँ भी थी। जहाँ प्रतिभा देखता था वहाँ थोड़ा सा अपने लोगों से भी कहता था कि बहुत ज़्यादा सख्ती मत करना, अखबार के ख़िलाफ़ करो जो करना है, इन बेचारे कलमकारों का क्या दोष। तो एक प्रकार से अलग किस्म का वातावरण था मित्रों। और उसके बाद इतना थक गए थे, टूट गए थे थोड़ी सी उम्र में ही, लगा कि एक बार अपनी जड़ों तक उनको नमस्कार कराऊं। मन में एक हुक सी उठी और जैसे एक होता है कि एक आभास, पूर्वाभास हो जाता है कि कुछ घटने वाला है, इसलिए मुझे अपनी जड़ों के करीब जाना चाहिए, उनकी गंध जो है लेकर एक बार दोबारा फिर से अपनी ऊर्जा बहाल करनी चाहिए। और इन्होंने अखबार के मालिकों से कहा कि मैं कुछ दिन घर जाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से अवकाश मिला, अवकाश लेकर वहाँ से चले रेल द्वारा। उन दिनों और साधन थे नहीं, रेल के द्वारा चले। रेल रात को दिल्ली पहुँची और दिल्ली से रेवाड़ी का रास्ता भी रेल के द्वारा ही था, लेकिन कोई रेल व्यवस्था रात के समय नहीं थी। ये वक्त बहुत पुरानी वक्त की बात है। रेल सुबह चलती थी। तब मजबूरी में इनको बहुत ज़्यादा खांसी और सांस उखड़ा हुआ था, खांसी बहुत आ रही थी। इनको लगा कि ये मुश्किल हो जाएगी, सर्दियों के दिन हैं, ऐसे बाहर में प्लेटफॉर्म पे तो मैं तो ठंड से ही मर जाऊंगा। इन्होंने अपने एक सेवक साथ में था, उसको कहा कि नज़दीक कोई धर्मशाला देखो। फतेहपुरी वहाँ बिल्कुल स्टेशन के सामने है। फतेहपुरी में एक धर्मशाला देखी गई, धर्मशाला में वो ले गया इनको कि आप यहाँ विश्राम करिए। लेकिन जब मैनेजर ने देखा धर्मशाला ने कि ये तो बूढ़ा खांसता ही लग रहा है, तो उस वक्त कहा कि इस बूढ़े को कहाँ ले आए। तो सेवक ने बताया ये बूढ़ा नहीं है, ये 45 साल का नौजवान है, ठंड लग गई है और तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए तुम चिंता ना करो, सुबह सुबह यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैनेजर ने कहा ना,
जैसी इसकी हालत है, मुझे नहीं लगता कि ये रात काटेगा। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को रात को वहाँ रखने को तैयार नहीं हूँ। और उसने रात को कमरा देने से इनकार कर दिया और आखिर में बाहर के बरामदे में उसने कहा बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठंड से कुछ बचना है तो वहाँ कोने में पड़ जाओ, बरामदे में, बाहर वाले में, अंदर नहीं जाने दूँगा। और बाहर वाले बरामदे में इस महानायक भारतीय पत्रकारिता के स्तंभ को बमुश्किल जगह मिली। 4 सांसें आईं और उसके बाद सांसों का खेल समाप्त हो गया। बड़ी मुश्किल से सुबह तक सेवक ने इंतज़ार किया। सुबह एक बैलगाड़ी मंगवाई गई और उसके बाद मुझे मित्रों याद आ जाती है कई बार देवदास की, कैसे देवदास अंतिम समय में लौट आया था। और ये देवदास ये किसी एक महिला के प्रेम में देवदास नहीं हुआ था। ये भी एक प्रकार से प्रेम है अपने लेखन से, कलम से, कि कलम से जब इतना ज़्यादा लगाव हो जाए तो उस वक्त आदमी कई बार जड़ों की ओर लौटना चाहता है, तो नहीं लौट पाए। और वहाँ से फिर एक बैलगाड़ी के द्वारा इनका शव वहाँ लाया गया गांव में। गांव में सामान्य लोग होते हैं, ग्रामीण 2 दिन रोए पीटे और उसके बाद अंतिम क्रियाएं पूरी होने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन जिस हवेली में जन्म हुआ था, जिस हवेली में बैठकर शिलाओं पर इन्होंने बैठ कर बहुत सारी रचनाएं रची थी, जहाँ से इनको पंडित मदन मोहन मालवीय ले गए थे, वो हवेली अब पूरी तरह से हिल रही है, ध्वस्त हो रही है। धीरे धीरे उसकी ईंटें भी खुरने लगी हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उसको लेने वाला, उसकी सुध बुध करने वाला या हवेली की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ के कुछ दीवाने लोग हैं, कुछ एक टोला है, एक संस्था है जिसके लोग दीवाने होकर इस व्यक्ति का नाम, इस महामानव का नाम जीवित रखने और उसको स्मरण करने और उससे ऊर्जा लेने के लिए हर साल 2 बार वहाँ मिलते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ होता है। और मित्रों, मेरे बगल में ही इनकी प्रतिमा भी है। आप देखिए कि एक छोटा सा कद और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ही व्यक्तित्व नहीं था जिसके बूते पर हम ये कह सकें कि ये बहुत महान या एक बलिष्ठ व्यक्ति थे जो बहुत देर तक कार्य करने में समर्थ रहते। और मित्रों, इस तरह से बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जिनका चित्र भी मेरे पास है, और मुझे पीठ करके नहीं बैठना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा पीठ से हट के बैठ रहा हूँ। और ये विभूति सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में अपनी पत्रकारिता का, अपनी भाषा का डंका बजाकर इस दुनिया से विदा हो गई। और उसके बाद ये जो हमारे 6-7 जो दीवाने मित्र हैं, ये लगातार लगे रहते हैं, हर साल 2 बार वहाँ मिलते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। शहर में एक आध संस्थान का नाम भी इनके नाम पर पुस्तकालय का रख दिया गया। लेकिन मित्रों, बात नहीं बनी। शुरुआत में इनके नाम पर 2 पुरस्कार थे, एक इनके पत्रकारिता के स्वरूप पर बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता पुरस्कार, और एक दूसरा था बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य पुरस्कार। और कालांतर में ये हुआ कि दोनों में से सत्ता तंत्र के किसी भी संभाग ने एक पुरस्कार काट दिया, बजाय इसके कि उसमें कुछ इजाफा करते, कुछ वृद्धि करते, उसमें ज़्यादा कुछ और 4 चांद लगाते। 4 चांद पता नहीं क्या होते हैं और कैसे लगते हैं, मुझे पता नहीं है, पर मुहावरा है। तो मुहावरे के तौर पर इनकी छवि में कुछ वृद्धि होती, बजाय इसके उन्होंने ये किया कि सत्ता तंत्र के लोगों ने कि उसके पुरस्कार जो 2 थे उसको 1 कर दिया। और पता नहीं कब तक ये सिलसिला भी चलेगा। लेकिन मित्रों, सही बात यह है कि हवेली इस समय ध्वस्त होने के कगार पर है। वैसे जहाँ हमने चित्रलेखा को नहीं छोड़ा, भगवती चरण वर्मा की जो आवाज़ था जिस पर चित्रलेखा दीवार पर लिखा हुआ था, जहाँ हमने उस भवन को नहीं छोड़ा, जहाँ हमने बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक का, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन का वो घर भी उजाड़ दिया, वहाँ ये बेचारे एक हिंदी के पत्रकार की क्या सामर्थ्य कि वो संवेदनहीन लोगों और संवेदनहीन परिवेश के बीच अपना अस्तित्व कायम रख सके। मित्रों, सोचने वाली बात है। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा। धन्यवाद।